Hello everyone, welcome to Lopatra's YouTube channel, and I hope that you are in the best of your spirit. So today we are going to discuss about the rule of harmonious construction in interpretation of statutes. This is a very important topic and quite often it gets asked in the exams as well. So let's get started and let's talk about the harmonious construction. So let's get into the story time before we actually deal with it. नाउ इमेजिन कीजिए दो भाई है, एक्चुअली ट्विंस है, और एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी. अनलाइक अदर ट्विंस, इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, आपस में सारा दिन लड़ते हैं ये दोनों. हुआ कुछ ऐसा कि इनकी लाइफ का एक यूजुअल डे था जिसमें ए बोलता है कि मुझे मटर पनीर खाना है एंड बी बोलता है कि मुझे आलू मटर खाना है. दोनों अड़ गए. एक बोलता है आज तो मेरी पसंद का बनेगा और दूसरा बोलता है आज तो मेरी पसंद का बनेगा. लड़ते लड़ते इनकी आवाज इतनी तेज हो जाती है कि अचानक से किचन से इनकी मम्मी आ गई एंड उन्होंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा तो पूछा क्या हुआ. इन दोनों ने अपनी बात बताई कि मुझे मटर पनीर खाना है और दूसरे ने बोला कि मुझे आलू मटर खाना है. सो मम्मी ने बोला कि बस इतनी सी बात है, तुम्हारा झगड़ा मैं सॉल्व कर देती हूँ. और उनकी मम्मी ने उस दिन पनीर आलू मटर की सब्जी बना दी. यस, मम्मी ने बोला तुम्हें मटर पनीर चाहिए, तुम इसमें से मटर और पनीर चुन लो, और तुम्हें आलू मटर चाहिए, तुम इसमें से आलू और मटर चुन लो. अब यहाँ पे इनकी मम्मी ने क्या किया कि दोनों की बात सुनी भी और उसको इफेक्ट भी दिया और साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे भी खत्म कर दिया. एंड दिस इज एग्जैक्टली डॉक्ट्रीन और रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. द वर्ड हियर इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. वो हार्मनी से बन के हार्मोनियस हुआ है. सो हार्मनी क्या है? हार्मनी मीन्स मेंटेनिंग अ पीस, मेंटेनिंग अ डिग्निटी और मेंटेनिंग अ वेल बीइंग, राइट? सो यहाँ हार्मनी मीन्स अग्रीमेंट इन ओपिनियन. दो लोगों या दो ग्रुप के बीच में एक ओपिनियन मैच होना, एक प्लीजिंग कॉम्बिनेशन होना, कोई भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना होना. लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भी यही कहते हैं कि वी नीड टू हैव हार्मनी इन अ कंट्री, राइट? And on the other hand, construction means deriving a conclusion. So the doctrine states that whenever there's a conflict between two or more statutes or between two or more parts or provisions of a statute, then the statute has to be interpreted upon harmonious construction. It signifies that in case of inconsistencies, proper harmonization is to be done between the conflicting parts so that one part does not defeat the purpose of another. यानी कि जहां पर दो स्टैट्यूट्स के बीच में या फिर एक ही एक्ट के दो प्रोविजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर कॉन्ट्रडिक्शन आता है या मतभेद आता है, तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि उन दोनों के ही इफेक्ट बनाए रखें, या फिर वी कैन से दैट दोनों ही लॉ, दोनों ही प्रोविजन बने रहे. Further, the rule follows a very simple premise that every statute has a purpose and intent as per law and should be read as whole. यानी कि एक रूल फॉलो किया जाता है कि जो भी लॉ बनाया गया है, जो भी स्टैट्यूट बनाया गया है, वो एज पर लॉ बनाया गया है, तो उसको इंटरप्रेट करने से पहले शुड बी रेड एज अ होल, पूरे का पूरा पढ़ा जाना चाहिए. और अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हार्मनी बनाना, सामंजस्य बैठाना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वहां पर कोर्ट का डिसीजन प्रिवेल करेगा, वो मायने रखेगा. नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स व्हिच आर कंसिडर्ड बेस फॉर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एंड दे आर फर्स्टली generalia specialibus non derogant, which means general laws do not prevail over special laws, and second is generalia specialia derogant, which means special things derogate from general things or special things override the general things. Now, let's talk about the object of the doctrine of harmonious construction. So, the objective of harmonious construction is to avoid any confrontation between two enacting provisions of a statute and to construe provisions in such a way so that they harmonize. Now, I will discuss the principles that govern the doctrine of harmonious construction. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीआईटी वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स के केस में इस डॉक्ट्रीन के 5 प्रिंसिपल्स दिए थे. सो पहला जो प्रिंसिपल था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि अगर किसी प्रोविजन में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो उसके बीच में हार्मनी बनाई जाए, उसके बीच में क्लैश होने से उसे बचाया जाए. द सेकेंड प्रिंसिपल वॉज कि किसी सेक्शन के प्रोविजन को
किसी दूसरे सेक्शन के प्रोविजन को डिफीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोर्ट को कोई रास्ता ना ढूंढ ले उन दोनों के प्रोविजन के बीच में हार्मनी बनाने के लिए। और जब कोर्ट को लगता है कि उन दोनों प्रोविजन के बीच में हार्मनी नहीं बनाई जा सकती, तो कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रिंसिपल, विच इज कि जब कोर्ट को लगता है कि दोनों ही प्रोविजन के बीच में हार्मनी बनाना इम्पॉसिबल है या नामुमकिन है, तो कोर्ट कोई ऐसा रास्ता ढूंढेगी इंटरप्रेट करके कि दोनों ही प्रोविजन को एक पॉसिबल इफेक्ट दे सके। फोर्थ प्रिंसिपल में कोर्ट ने बताया कि किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट को एक बात ध्यान में रखनी है कि वो इंटरप्रिटेशन इतना ना कर दे कि एक जो प्रोविजन है उसकी जो पावर है बिल्कुल नल हो जाए, और दूसरा जो प्रोविजन है उसकी पावर को इतनी बढ़ा दे कि वो दूसरे को ओवररूल कर जाए। हार्मनी बनाने का ये मतलब है कि दोनों ही प्रोविजन एक दूसरे से बराबर रहे। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल, तो इस प्रिंसिपल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हार्मनी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या उसको इतना रेंडर कर दिया जाए कि उसके अपने इफेक्ट्स जो है वो खत्म हो जाए। So these were the 5 principles which the Honorable Supreme Court has given in the case of CIT versus Hindustan Bulk Carriers. Okay, now, talking about its origin, the doctrine was established as a result of court interpretations of a variety of cases. This doctrine came cloaked as a rule of conciliation, first in the case of CP and Virar Act 1939, where the involved court resolved the inconsistency between an entry of List 1 and an entry of List 2 in the Indian Constitution and interpreted them harmoniously. The doctrine's creation can be traced all the way back to the First Amendment to the Constitution of India, with the landmark judgment of Shri Shankari Prasad versus Union of India 1951. The disagreement between the fundamental rights in Part 3rd and directive principles of the Constitution of India was the subject of the case. The apex court in this case made use of the rule of harmonious construction and held that fundamental rights are granted against the state and they may be revoked only under certain circumstances and even modified by the parliament to comply with the constitutional provisions. The Supreme Court gave preference to both and said that fundamental rights and directive principles of state policy are two sides of the same coin and it is beneficial that they must work together. Well, that's all I have for you today. Thanks for watching.